सभी को जय माता जी। कक्षा 12 भाग 2 नामांक के मूल तत्व सब्जेक्ट के अंदर मैं गिरीश सर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 1 पूंजी अंश पूंजी के हिसाब उसमें आगे का सवालों का अध्ययन करेंगे। लास्ट टाइम हमने सवाल नंबर 6 का अध्ययन किया था। आज हम सवाल नंबर 7 का अध्ययन करेंगे जो पेज नंबर 58 पर है। बराबर। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से है। नागपुर की भागीदार शुगर लिमिटेड ने 10 के कैसे 12 लाख शेयर आम जनता के लिए प्रकाशित किए। मैंने कहा था प्रकाशित किए, खास ध्यान रखें कि हमने कितने प्रकाशित किए हैं। 12 लाख। कंपनी को 13,50,000 शेयर के लिए आवेदन पत्र मिले। खास ध्यान रखेंगे हमने यहाँ पे प्रकाशित किए तो प्रकाशित कितने किए हैं 12 लाख, जबकि मिले कितने हैं 13,50,000। मैंने 12 लाख ने प्रकाशित किए हैं और मिले 13,50,000 अर्थात अधिक 1.5 लाख हुए। आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में शेयर स्वीकृति की गई। शेयर के लिए आए अतिरिक्त आवेदन पत्र अस्वीकार भी किए गए। उसकी रकम आवेदकों को वापस की, माने जो अधिक अंश थे उसकी रकम वापस कर दी। शेयर की रकम निम्नानुसार मंगवाई गई थी। आवेदन में 2.5, आवंटन में 2.5, प्रथम मांग में 2 और अंतिम मांग में 3। ऐश्वर्या, तो ऐश्वर्या ने क्या किया देखते हैं। उसके 960 शेयर स्वीकृत किए गए थे। उन्होंने प्रथम और अंतिम मांग की रकम नहीं भरी है। अगर उसने पैसे नहीं भरे हैं तो हमें मिलेंगे नहीं। हमें नहीं मिलेंगे तो उसे अप्राप्त मांग कहेंगे। क्या कहेंगे? अप्राप्त मांग। तो ऐश्वर्या ने क्या क्या नहीं भरा है, तो उसने प्रथम मांग और अंतिम मांग की रकम नहीं भरी है। जबकि विनय नाम का जो व्यक्ति है उसने 1200 शेयर स्वीकृत किए थे, उसने अंतिम मांग की रकम नहीं भरी है। विनय ने क्या नहीं भरा है? अंतिम मांग की रकम नहीं भरी है। इसके अलावा बाकी के शेयरधारकों के पास से समय से सभी रकम मिल गई थी। ऐश्वर्या और विनय ने बाद में शेष मांग की रकम कंपनी को चुका दी। तो इसका बाद में लिखा करेंगे, बाद में है तो लास्ट में लिखा करेंगे। ब्याज की असर दिए बिना ऊपर के व्यवहारों के लिए आवश्यक प्रविष्टि कंपनी के बही में पारित कीजिए। तो हमें यहाँ पे क्या लिखनी है? प्रविष्टि लिखने से पहले जो मैंने गणना बनवाई है, बराबर करवाई जो है, उसको हम ध्यान में रखेंगे तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा सरलता रहेगी। सबसे पहले तो हमने एक शेयर को कितने भाग में बांटा है? आवेदन, आवंटन, प्रथम और अंतिम 4 भाग में। तो हमने वही लिखा। क्वेश्चन आंसर 7 आवेदन, आवंटन, प्रथम और अंतिम। ये गणना देखते हैं। आवेदन, आवंटन, प्रथम और अंतिम। आवेदन के समय 2.5, आवंटन में 2.5, प्रथम में 2 और लास्ट में 3। तो हमने भी लिखा आवंटन में 2.5, आवेदन में 2.5, आवंटन में 2.5, फिर प्रथम में 2 और अंतिम में 3। चेक कर लेने का 3 और 2 5, 2.5 और 2.5 भी 5 हुए, 5 और 5 टोटल 10 हो गए। जो हमारा शेयर भी 10 का था, माने इसका टोटल 10 हो जाना चाहिए। मैंने आप फिर 5 स्टेप सिखाए थे, 1 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? मिले अंश। लास्ट टाइम सिखाया था मैंने मिले अंश, तो बुक में मैंने अभी अंडरलाइन की है। मिले कितने आवेदन पत्र मिले? 13,50,000। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मिले अंश 13,50,000, जिसका आवेदन की रकम के साथ गुणा करेंगे 2.5 रुपया। माने 13,50,000 गुणा 2.5 करोगे तो 33,75,000 आएगा। ये पहला स्टेप, बराबर। वापस से मिले अंश का गुणा आवेदन की रकम के साथ करोगे तो रकम मिलेगी हमें। माइनस करेंगे अधिक अंश। तो 12 लाख ने प्रकाशित किए थे, 13,50 मिले तो 1.5 लाख अधिक मिले हमें। तो माइनस करेंगे अधिक 1.5 लाख अंश शेयर जो है वो 1.5 लाख का गुणा 2.5 से करोगे कितने रुपये आएंगे? 3,75,000। घटा दो, माइनस है तो अधिक अंश में से अंश घटाओ, रुपये में से रुपये घटाओ। 13,50 में से 1.5 गए तो 12 लाख है, और 33,75 में से 3,75 गए तो 30 लाख। इसे हम कहेंगे अंश पूंजी। क्या कहेंगे इसे? अंश पूंजी। ओके। अब इस अंश पूंजी 12 लाख का गुणा हम सभी के रकम के साथ करेंगे। यहाँ तो डैश डैश ही आएगा। अंश पूंजी का हम इन सभी रकम से गुणा करेंगे। माना 12 लाख गुणा 2.5 तो 30 लाख, 12 लाख गुणा 2 तो 24 लाख, और 12 लाख गुणा अंतिम मांग के 3 तो 12 तिया 36, बराबर। मतलब 36 लाख। ये अंश पूंजी का सभी रकम के साथ गुणा किया। देखो आप 12 का 2.5 से करोगे तो भी आएगा, 2.5 से करोगे, 2 से करोगे, 3 से। ये तीसरा स्टेप पूरा हुआ। पहला स्टेप मिले अंश करेंगे, माइनस सेकेंड स्टेप अधिक अंश, थर्ड स्टेप में क्या आएगा? अंश पूंजी। चौथा स्टेप है हमारा अप्राप्त मांग। क्या माइनस करना है हमें? अप्राप्त मांग माइनस करनी है। माने जो पैसे हमें नहीं मिले हैं वो घटाएंगे। तो 2 व्यक्ति यहाँ पे थे। ऐश्वर्या के शेयर कितने थे? 960।
उसने क्या क्या नहीं भरा था, प्रथम और अंतिम मांग। तो हमने लिखा यहाँ पे अप्राप्त मांग में ऐश्वर्या, उसके 960 अंश थे, उसने प्रथम और अंतिम मांग नहीं भरी है। अगर आवेदन और आवंटन भर दिया है तो मैंने यहाँ राइट साइन कर दी है। उसने प्रथम अंतिम नहीं भरी है, ये दोनों भर दिए तो मैंने राइट साइन की। तो 960 प्रथम मांग के 2 के हिसाब से मैं 960 गुणा 2 कितना वो 1920 उसने भरे नहीं होंगे। और अंतिम मांग में करे तो 960 गुणा अंतिम मांग के 3, तो 960 गुणा 3 माने उसने 2880 भी भरे होंगे नहीं। बराबर। दूसरे व्यक्ति की बात है विनय। विनय के 1200 शेयर है, उसने अंतिम मांग की रकम नहीं भरी थी। तो विनय के 1200 शेयर और उसने अंतिम नहीं भरा, इसका मीनिंग है आवेदन, आवंटन और प्रथम उसने भर दिए। तो मैंने तीनों में राइट साइन की। तो 1200 गुणा 3 करो तो 12 तिया 3600, मानो उसने 3600 केवल अंतिम मांग की नहीं भरे हैं। ये चौथा स्टेप पूरा हुआ अप्राप्त मांग का। और लास्ट 5वां स्टेप हमारा बैंक खाते जाएगी रकम। मैंने प्रथम कितने थे 24 लाख टोटल अंश पूंजी, उसमें से 1920 हमें नहीं मिले, तो बाकी के पैसे जो मिले वो बैंक में जाएंगे। 23,98,080 मैंने 23,98,080 वो बैंक में जाएंगे। ठीक वैसे ही 36 लाख अंश पूंजी थी हमारी, अप्राप्त मांग इतने पैसे दोनों के प्लस कर दो 2880 प्लस 3600, इसका 6480 टोटल नहीं मिले। मैं 36 लाख में से 6480 दोनों को घटा दो तो कितना आएगा आपका 35,93,520। ये पैसे किस में जाएंगे, बैंक खाते में। बराबर। ये हमारी गणना हुई जो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही थी। बराबर। आवेदन, आवंटन, प्रथम और अंतिम। यहाँ मान देख लेने का आपकी कि अप्राप्त मांग किस में समाई हुई है। अप्राप्त मांग प्रथम मांग में है और अंतिम मांग में है। बराबर है। अभी हमारे रेगुलर जो एंट्रियाँ थी मैंने आपको पहले सिखाई थी वैसे, जैसे कि हमसे आवेदन की रकम मिले, आवेदन को पूंजी खाते ले जाए, आवंटन के समय आवंटन की रकम मिले, प्रथम मांग के समय प्रथम मांग की रकम मिले और अंतिम मांग के समय अंतिम मांग की रकम मिले। ऐसी एंट्री मैंने आपको सिखा दिया। आपको वही एंट्रियाँ फिर वापस से लिखनी है कि फर्स्ट हमारे अंश आवेदन के समय क्या एंट्री होगी, अंश आवेदन की रकम मिले तो पहली एंट्री करेंगे हमने बैंक खाते उधार अंश आवेदन खाते से। पहले टाइटल लिखेंगे यहाँ पे हम कौन से क्या कंपनी का नाम है, नागपुर की पागेदार शुगर लिमिटेड। तो हेडिंग लिखा हमने यहाँ पर कि नागपुर की पागेदार शुगर लिमिटेड की बही में प्रविष्टियाँ। फर्स्ट एंट्री में आएगा कि पैसे मिलेंगे तो चेक आएगा मैंने बैंक खाते उधार अंश आवेदन खाते से। अब सेकंड एंट्री थी अंश आवेदन को अंश पूंजी खाते ले जाए, तो क्या एंट्री होती थी, अंश आवेदन खाते उधार अंश पूंजी खाते से, अतिरिक्त रकम हो तो बैंक खाते से। तो यहाँ अधिक रकम है कि नहीं, इसे हम क्या लिखेंगे, बैंक खाते से भी आएगा। माने आवेदन की दोनों एंट्रियाँ पूरी हुई। अब आवंटन के समय आवंटन की रकम मिले, प्रथम मांग के समय प्रथम मांग की रकम मिले, अंतिम मांग के समय अंतिम मांग की रकम मिले, वो देखते हैं। आवंटन के समय क्या सिखाया था, अंश आवंटन खाते उधार अंश पूंजी खाते से, पैसे मिले तो बैंक खाते उधार अंश आवंटन खाते से। प्रथम मांग के समय क्या एंट्री थी, प्रथम मांग खाते उधार अंश पूंजी खाते से। प्रथम मांग की रकम मिले तो मैंने यहाँ पे प्रथम मांग में अप्राप्त मांग है, कौन सी मांग है इसमें अप्राप्त मांग। तो हमने क्या सिखाया था कि प्रथम मांग की रकम मिले तो बैंक खाते उधार, अप्राप्त मांग हो तो अप्राप्त मांग खाते भी उधार अंश प्रथम मांग खाते से। ठीक वैसे ही अंतिम मांग के समय अंश अंतिम मांग खाते उधार अंश पूंजी खाते से। पैसे मिलेंगे तो क्या एंट्री होगी, बैंक खाते उधार अप्राप्त मांग खाते उधार अंश अंतिम मांग खाते से, जो मैंने आपको लास्ट टाइम सिखा दिया था। एंट्री वही आएगी। अब इसमें हम रकम भरते हैं कि बैंक खाते उधार अंश आवेदन खाते से। इसमें मैंने कहा था हमारी जो गणना है उसमें मिले अंश की रकम लिखने की। किसकी रकम लिखेंगे, मिले अंश की। आवेदन की रकम कितनी है 33,75,000। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बैंक खाते उधार अंश आवेदन खाते से में 33,75,000 उधार किया और जमा में भी कितने लिखेंगे 33,75,000। सेकेंड थी अंश आवेदन खाते उधार। तो अंश आवेदन खाते जितने जमा किए 33,75 वही अंश आवेदन खाते उधार करो 33,75,000। अंश पूंजी खाते जमा करो और बैंक खाते जमा, उसके लिए हम गणना में आएंगे अंश पूंजी खाते। अंश पूंजी खाते देखेंगे आवेदन में कितने हैं 30 लाख, तो लिखेंगे अंश पूंजी खाते आवेदन में कितने हमारे पास में टोटल 30 लाख। जबकि बैंक खाते में अधिक रकम आएगी। अधिक रकम कितनी है 3,75,000। तो हम लिखेंगे बैंक खाते में अधिक रकम हमारे पास जो थी 3,75,000। टैली करोगे तो 33,75 उधार जो किया
वही टोटल जमा में भी 30 और 3 33 75 जमा भी हो जाएंगे। इस प्रकार ये हमारा आवेदन का एक जुड़का पूरा हुआ। अब आवंटन की बात करते हैं। अंश आवंटन खाते उधार अंश पूंजी खाते से। आवंटन के समय एंट्री थी ना ये बेटा, आवंटन के में पूंजी खाते कितने हैं हमारे पास 30 लाख, तो हम लिखेंगे अंश पूंजी खाते जमा भी 30 लाख और आवंटन खाते उधार में भी 30 लाख। अंश पूंजी खाते जमा भी करेंगे 30 लाख। जबकि बैंक खाते उधार अंश आवंटन खाते से, तो बैंक में भी इतने ही पैसे मिले, इसमें कोई अप्राप्त मांग तो है नहीं, तो वही के वही पैसे आएंगे। और बैंक खाते उधार अंश आवंटन खाते भी कितने लिखेंगे हम 30 लाख के 30 लाख। आवंटन में भी जमा करेंगे 30 लाख। चलो प्रथम मांग के समय की एंट्री थी, प्रथम मांग खाते उधार अंश पूंजी खाते से, तो हम चेक करेंगे गणना में प्रथम मांग में अंश पूंजी, मतलब प्रथम मांग की कितनी पूंजी है 24 लाख, तो लिखेंगे हम अंश प्रथम मांग खाते उधार अंश पूंजी खाते जमा 24 लाख। अंश पूंजी खाते में भी लिखेंगे हम 24 लाख। अब इसके पैसे मिले तो ऐसे अप्राप्त मांग थी तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक खाते उधार अप्राप्त मांग खाते उधार अंश प्रथम मांग खाते से, तो गणना में चेक करेंगे, मैंने बताया तो उल्टा जाएंगे। प्रथम मांग की रकम मिले तो बैंक खाते उधार ये, अप्राप्त मांग खाते उधार ये, और प्रथम मांग खाते जमा कितने आएंगे 24 लाख, माने बैंक खाते उधार 23,98,080, तो लिखेंगे बैंक खाते उधार 23,98,080। अप्राप्त मांग खाते उधार, तो अप्राप्त मांग कितने की 1920, तो लिखेंगे हम अप्राप्त मांग खाते उधार 1920। जबकि अंश प्रथम मांग खाते से, तो प्रथम मांग कितने की है टोटल 24 लाख, तो लिखेंगे अंश प्रथम मांग खाते से 24 लाख। चेक करो फिर से, बैंक खाते उधार उल्टा पढ़ो आप तो सीधा समझ में आएगा आपको। बैंक खाते उधार अप्राप्त मांग खाते उधार प्रथम मांग खाते से, ठीक है। वैसे अंतिम मांग, तो अंतिम मांग के समय क्या एंट्री थी, अंतिम मांग खाते उधार अंश पूंजी खाते से, तो अंतिम मांग की अंश पूंजी कितने की हमारे पास में है 36 लाख, तो लिखेंगे अंतिम मांग खाते उधार 36 लाख। अंश पूंजी खाते जमा भी कितने आएंगे 36 लाख। अब इसके पैसे मिले तो उल्टा पड़ो, अभी पड़ा है वैसे जैसे प्रथम मांग में किया वैसे। बैंक खाते उधार अप्राप्त मांग यहाँ 2 है, 2880 भी है और 3600 है, तो कुल मिला के कितनी होती है अप्राप्त मांग 6480। मैंने बैंक खाते उधार इतने लिखा, ये मैंने बैंक खाते उधार, ये टोटल ये किसके हैं तो अप्राप्त मांग के, तो अप्राप्त मांग खाते भी उधार, और ये किसके खाते जमा करेंगे अंतिम मांग खाते जमा, तो लिखेंगे बैंक खाते उधार 35,93,520, तो लिखेंगे हम यहाँ पे बैंक खाते उधार 35,93,520। अप्राप्त मांग ये 35,93,520 थी अप्राप्त मांग। अप्राप्त मांग टोटल दोनों की कितनी हुई थी 6,440, तो लिखेंगे हम 6,480 जो भी है 6,480। फिर अंतिम मांग खाते से, तो अंतिम मांग कितने की है 36 लाख, तो अंतिम मांग खाते से में लिखेंगे हम टोटल 36 लाख, बराबर है। लास्ट में एक एंट्री थी, उन्होंने कहा था कि ऐश्वर्या और विनय ने बाद में शेष मांग की रकम कंपनी को चुका दी थी। माना ऐश्वर्या और विनोद ने जो अप्राप्त पैसे नहीं भरे थे, अप्राप्त मांग जो थी ऐश्वर्या विनय की, ये तीनों वो बाद में पैसे भर दिए कंपनी में। अगर कंपनी में पैसे भरे तो कंपनी में रोकड़ या चेक आएगा, आए तो क्या करेंगे उधार, बैंक खाते क्या करेंगे तो उधार, और किसके पैसे मिले अप्राप्त मांग के, तो अप्राप्त मांग जमा करेंगे। तो एक लास्ट एंट्री लिखनी पड़ेगी हमें यहाँ पर, चेक आएगा बैंक माने लिखेंगे तो हम ऐसी एंट्री कि बैंक खाते उधार किसके पैसे मिले हमें अप्राप्त मांग के, तो क्या लिखेंगे हम अप्राप्त मांग खाते से कितने पैसे मिले, तो टोटल अप्राप्त मांग कितने की थी, कुल अप्राप्त मांग 1920, 2880 और 3600, कुल अप्राप्त मांग कितने की होगी तो 8,400। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल 8,400, 8,400 बराबर है। अब लास्ट में अब इसका जोड़ करोगे कुल योग, ये जो सवाल था बराबर, सवाल नंबर कौन सा था हमारा 7वां, ये इसकी गणना जो मैंने बनाई है। आप एग्जाम में ना लिखो तो चले, डायरेक्ट आपको आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, और गणना से करोगे तो आपका सरल
जवाब जो है जो थोड़ा सरल हो जाएगा। ये पूरा क्वेश्चंस इस प्रकार से है, जिसका टोटल योग आप लिख देना, जो 2,47,58,400 होता है, इसका टोटल कितना होगा? 2,47,58,400 क्या होगा? 2,47,58,400। और इसका नाम लिख देना कुल योग। क्या है ये? कुल योग। ओके, भाई जगह नहीं, इसमें मैंने थोड़ा सिकुड़ के लिखा है, आप पूरा लिखना अच्छी तरह से। आज का आपका होमवर्क का जो सवाल है वो सेम टू सेम इसके जैसा ही है। उदाहरण नंबर 4 पेज नंबर 14 पर दिया हुआ है, सेम मेथड है, आप सॉल्व करना। उसमें गणना नहीं दी है, उसे डायरेक्टली आंसर दिया है, तो आप अगर आपको डायरेक्टली समझ में आता है डायरेक्टली करोगे, पर गणना के आधार पर करोगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा और आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। बराबर है? कौन सा है आज का होमवर्क? उदाहरण 4। माने स्वाध्याय का आप सवाल नंबर 7 तो सॉल्व करोगे ही, स्वाध्याय का सवाल नंबर 7 तो सॉल्व करना ही है, और साथ साथ में आप उदाहरण 4 भी टेक्स्ट बुक का सॉल्व करोगे। ओके बेटा, सभी स्टूडेंट्स को जय माता दी।